हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, सामान्य प्रबंधन की वीडियो सीरीज का ये 5th लेक्चर है, जिसमें हम संगठनात्मक नियोजन के उद्देश्य और लाभ को इसमें देखने वाले हैं। मींस ऑब्जेक्टिव्स एंड बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग। तो इस टॉपिक की इसमें हम आज चर्चा करने वाले हैं। बढ़ने से पहले हमारी ये 2 बुक जो हैं वो ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी हैं, जो कि जनरल मैनेजमेंट को लेकर तैयार की गई हैं। इसमें पटवारी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सारा सिलेबस इसमें कवर किया गया है। तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर से ये बुक जो है आज ही परचेस कर लें। इसके अलावा ये हमारा यूट्यूब चैनल है शैलेंद्र यादव ऑफिशियल, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि डेली जो भी हमारी व्यापन से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पर आती हैं वो भी आपको समय पर मिलती रहती है और आपकी प्रिपरेशन भी आगे बढ़ती रहती है। इसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है शैलेंद्र यादव PDF, आप इसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम रेगुलर बेसिस पर अलग अलग PDF और जो अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं मध्य प्रदेश को ध्यान में रखते हुए उनका अलग अलग महत्वपूर्ण MCQs भी अपलोड किए जाते हैं। तो आप इस चैनल को भी ज्वाइन करें, जिससे आने वाली जो भी महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं उसका जो संबंधित PDF है वो आपको प्राप्त हो सके। इसके अलावा ये हमारी वेबसाइट है shailendraacademylearners.com, आप यहाँ पर जाकर हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसको भी आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। मात्र 50 रुपये के खर्च पर आप यहाँ पर रेगुलरली जो सामान्य प्रबंधन की टेस्ट सीरीज है वो दे सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं योजनाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की, और इसी में है हमारा योजना का चरण या फिर स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। मीन्स जब आप किसी संगठन में प्लानिंग को किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, उसके क्या क्या चरण होते हैं, उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और इसमें जो हमारा पहला पॉइंट होता है वो होता है इंटीग्रेशन। Means a good plan integrates the short-term needs of the firm with the long-term needs. मीन्स जब हम किसी संगठन के अंदर योजना की एक विचारधारा लेकर आते हैं तो उसमें यही देखा जाता है किस तरीके से हम एक लंबी अवधि के लिए जो हमारे छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं उनको एकीकृत कर सकें। क्योंकि जब हम छोटी छोटी जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं उनको हम एकीकृत कर लेते हैं, उनको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो उससे हमें योजना बनाने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान मिलता है और उसके साथ साथ उसको अपने संगठन में अप्लाई करने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर मिल जाता है। दूसरा होता है बाजार अनुसंधान, मीन्स मार्केट रिसर्च। मीन्स जब भी हम किसी संगठन के लिए कोई योजना बनाने का काम करते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है मार्केट की रिसर्च करना। क्योंकि जब तक हम मार्केट में किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, क्या मार्केट की डिमांड है, उस चीज़ को नहीं समझेंगे, तब तक हमारी योजना जो है उस तरीके से रिजल्ट हमें नहीं दे पाएगी जिस तरीके से हम चाहते हैं। तो जब भी हम योजना वहाँ पर बनाते हैं एक संगठन के लिए, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो एक पॉइंट होता है वो होता है मार्केट रिसर्च का। इसके बाद होता है अर्थव्यवस्था या फिर वित्तीय बाधाएं। योजना बनाते समय हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि जब हम किसी संगठन में योजना को बना रहे हैं तो वहाँ पर हमारी जो भी आने वाले समय में कॉस्ट पड़ने वाली है उस योजना को बनाने के लिए, उसको भी देखा जाता है। और इसके अलावा जब हमारा कोई प्रोडक्ट बन जाता है तो वो किस तरीके से तैयार होगा, उस पर कितनी लागत आने वाली है, उसको भी यहाँ पर देखा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर सावधानी पूर्वक जो है एक विश्लेषण किया जाता है कि हम जो भी योजनाएं तैयार कर रहे हैं वो भविष्य में किस तरीके से हमारे लिए लाभकारी होंगी और उस पर हम किस तरीके से अपने कॉस्ट को बचाते हुए हमारी जो भी आगामी उद्देश्य हैं उनको हम पूरा कर पाएंगे। तो इसी में एक जो अगला चरण है वो है समन्वय का, मीन्स हार्मनी। अब इसमें समन्वय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है योजना को बनाते समय। क्योंकि देखिए, जब आप एक संगठन में काम करते हैं तो वहाँ पर अलग अलग स्टेप पर अलग अलग लोग जो है काम कर रहे होते हैं। वहाँ पर मतलब कि फंक्शनल जो एरिया है हमारा, वहाँ पर अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। तो अब उन सभी लोगों को कोऑर्डिनेट करना और जो योजना हम वहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उसके बारे में उनकी जानकारी देना, उनको जानकारी लेना, जिससे कि लोग जो है उस चीज़ को समझ भी पाते हैं और उसमें अपना योगदान भी अच्छे तरीके से दे पाते हैं। अगला होता है संगत। मतलब कि काफ़ी समय तक जब हम योजनाओं का पालन करते हैं तो वहाँ पर ज़रूरी होता है कि एक जो है संगति जो है लोगों में बनी रहे, और वही जो है हमने पिछले पॉइंट में भी देखा था। इसके अलावा जो योजना हम बना रहे हैं वो सभी के लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि जब हम किसी संगठन की बात करते हैं और वहाँ पर जब हम योजना बनाते हैं तो वहाँ पर एक प्रबंध की एक क्रम होता है जिसके माध्यम से एक योजना जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती है। हमने पहली बात की थी कि उसमें एक उच्च प्रबंध होता है, एक मध्य प्रबंध होता है और एक निम्न स्तर का प्रबंध होता है। उच्च स्तर का जो प्रबंधक होते हैं वो योजनाओं को बनाने का काम करते हैं, मध्य प्रबंधक जो होते हैं वो योजना को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं, और जो निम्न स्तर के जो हमारे प्रबंधक होते हैं उनको यही उद्देश्य होता है कि जो भी योजनाएं बनाई गई हैं उसके अकॉर्डिंग काम किया जाए। तो इसमें ये देखा जा रहा है कि जब भी हमने योजना तैयार की है वो हमारे उस कार्यक्रम तैयार की है वो हमारे उस
कार्यक्रम के अंतर्गत सभी लोगों के द्वारा स्वीकार योग्य होनी चाहिए। इसके बाद का जो अगला चरण होता है उसमें महत्वपूर्ण होता है भागीदारी। मीन्स जब हम योजना अपने एक संगठन के अंदर अप्लाई कर दी है तो वहाँ पर हर एक व्यक्ति जो है उस पर्टिकुलर योजना में अपनी सहभागिता दिखाए, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हमें प्रक्रिया का उपयोग जो है वहाँ पर करना होता है। तो दोस्तों ये थी हमारे कुछ इम्पोर्टेंट योजना के चरण, जिसमें हमने देखा कि अगर आप एक संगठन के अंतर्गत योजना का एक निर्माण करते हैं तो उसके लिए किन किन चरणों के माध्यम से आप उनका उपयोग करते हैं, जैसे कि आपकी जो योजना है वो सफल हो सके और आपके जो भी आगामी भविष्य में आप लक्ष्य देख रहे हैं उनको आप प्राप्त कर सकें। अब हम बात करेंगे योजना के महत्व के बारे में, मीन्स इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के बारे में, कि किस तरीके से योजना हमारे संगठन के लिए महत्वपूर्ण होती है। और ये जो महत्वता है उसकी वो हम बात करेंगे इन चीज़ों को देखकर किस तरीके से एक योजना के माध्यम से संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है, उस नज़रिए से हम उसके महत्व को समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला जो उद्देश्य होता है वो होता है कि संगठनात्मक उद्देश्यों की उपलब्धि, मीन्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो जब संगठन में हम योजना का निर्माण करते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि किस तरीके से योजना है वो हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक हो रही है। और इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि जब हमने वहाँ पर योजना को इम्प्लीमेंट कर दिया है तो उसमें समय, धन और ऊर्जा की किस तरीके से हम बर्बादी को न्यूनतम कर सकें, जिससे कि जो भी हमारे संगठनात्मक लक्ष्य हैं उनको हम आसानी से प्राप्त कर सकें। मीन्स यहाँ पर आपको ये देखा जाता है कि किस तरीके से टाइम, मनी और एनर्जी का वेस्टेज कम हो सके, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो आसानी से हम अचीव कर सकें, राइट। इसके बाद होता है संगठनात्मक प्रतिबद्धताओं की पूर्ति करना। इसमें यह देखा जाता है कि संगठनों की अपनी जो प्रकृति है उसके आधार पर समाज के प्रति दीर्घकालिक और अल्पकालिक प्रतिबद्धता क्या है। मीन्स जो भी संगठन के अंदर हम योजना का निर्माण कर रहे हैं और आने वाले समय में वो किस तरीके से होता है, उसको किस तरीके से योजना पूरी कर रही है, इसको भी यहाँ पर देखा जाता है और इसी के माध्यम से हम ये जो उपलब्धि है उसको हम प्राप्त कर पाते हैं। इसके अलावा निर्णय लेने की सुविधा जो है वो योजना के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। मीन्स काफ़ी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल पर काफ़ी सारे प्रबंधक काम करते हैं और वहाँ पर जब हम निर्णय लेने की बात करते हैं तो मुख्य रूप से तभी दिखी जाती है जब वहाँ पर हम किसी प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। मीन्स जब प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन होती है उस समय पर हमें निर्णय लेने में ये जो योजना है वो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान अपना प्रोवाइड करती है। इसके अलावा योजना का जो अदर महत्व है वो है संगठनों को स्थिरता प्रदान करने का। मीन्स संगठन के अंदर एक ऐसा परिवेश हम बना सकें जिससे कि जो भी हम व्यापार संचालित कर रहे हैं वो आसानी से संचालित हो सके और इसके अलावा जो योजनाएं हैं वो इजीली इम्प्लीमेंट हो सकें। इसलिए ज़रूरी होता है कि हम जो भी एक परिवेश में संगठन में काम कर रहे हैं वहाँ पर एक जो स्थिरता है वो वहाँ पर निश्चित हो सके, जिससे कि लोगों को एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल सके जहाँ पर वो इजीली काम कर सकें और जो भी योजनाएं बनाई गई हैं उनको भी इजीली अपने वर्क के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट कर सकें। इसके बाद है संगठन और समन्वय का समग्र दृष्टिकोण। मीन्स यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया है उसमें चूँकि हर एक व्यक्ति के अपने कुछ अधिकार होते हैं और कुछ उसकी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। तो अगर हम जब एक योजना का निर्माण वहाँ पर कर लेते हैं तो वहाँ पर हम इजीली जो भी लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके क्या क्या अधिकार हैं, किस तरीके से उनकी जिम्मेदारियाँ लेनी चाहिए वो भी हम परिभाषित कर सकते हैं। और ये सिर्फ हो सकता है संगठनात्मक रिश्तों को लेकर या फिर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप है उसके आधार पर हम इसको तय कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ये भी देखा जाता है कि संसाधनों का जो इष्टतम उपयोग है वो किस तरीके से हम यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। तो संगठन जो है वो सीमित संसाधनों के साथ काम करता है, जिसमें नियोजन प्राथमिकता के क्रम में विभिन्न उद्देश्य और कार्यात्मक क्षेत्रों से अधिक संसाधनों का आवंटन करता है, राइट। कहने का मतलब ये है कि आप देखेंगे कि संगठन में जो है अलग अलग संसाधनों का उपयोग किया जाता है अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। अब जब हम नियोजन की बात वहाँ पर करते हैं तो उसमें प्राथमिकता यही होती है कि किस तरीके से हम अपने उद्देश्यों के आधार पर जो भी अलग अलग रिसोर्सेज या संसाधन है उसको वहाँ पर बांट सकें। तो इसमें मुख्य रूप से उत्पादन, कार्मिक वित्त और जो विपणन है वो यहाँ पर शामिल किए जाते हैं, जो कि हमारी जो भी उद्देश्य है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर विभक्त किया जाता है। इसके बाद होता है प्रबंधकों का विकास। मीन्स जो भी मैनेजर या प्रबंधक वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको हम किस तरीके से उनकी रचनात्मकता को हम बढ़ा सकें, उनकी जो है विचारों को बढ़ा सकें, इसके अलावा उनके अलग अलग डिसीजन में उनकी सहायता कर सकें, ये भी जो है योजना के माध्यम से किया जा सकता है। अब जो अगला हमारा पॉइंट है उसमें हम बात करने वाले हैं योजनाओं के लाभ के बारे में, कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर योजना का उपयोग करते हैं, प्लानिंग का एग्जीक्यूशन करते हैं तो लाभकारी होती है।
तो इसमें जो पहला इसका लाभ है वो ये है कि नियोजन जो है वो उद्देश्यों को स्पष्ट करने में मदद करता है, राइट। क्योंकि जब हमारे पास एक प्लानिंग होती है तो हम इजीली अपने जो भी उद्देश्य हैं उन पर फोकस कर पाते हैं, और इसके अलावा जो लोग वहाँ पर काम में लगे हुए हैं उनको भी योजना के माध्यम से जो भी हमारे लक्ष्य हैं उस पर ध्यान उनका केंद्रित करा सकते हैं। तो नियोजन के माध्यम से हम आसानी से अपनी जो भी उद्देश्य हैं उनके लिए लोगों को वहाँ पर तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा योजना जो है वो संगठन को अनिश्चितता और परिवर्तन के अनुकूल बनाने में सक्षम बनाती है। मीन्स प्लानिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को इनेबल करती है कि किस तरीके से हम अनसर्टेनिटी या जो चेंजेस हैं उनको आसानी से एक्सेप्ट कर सकें, और हमारे जो उद्देश्य हैं या फिर जो हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं उनको आसानी से वहाँ पर प्राप्त कर सकें। इसके अलावा जो अन्य लाभ इसमें शामिल हैं योजना के अंतर्गत, प्लानिंग के अंतर्गत, तो उसमें है नियोजन संसाधन आवंटन को सक्षम बनाता है। देखिए संसाधन जो है जैसा कि हम सभी जानते हैं काफ़ी दुर्लभ होते हैं, क्योंकि अलग अलग जो हमारे बिजनेस हैं या फिर अलग अलग व्यापार हैं या फिर हमारी जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं उसमें अलग अलग तरीके के संसाधनों और ये जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी दुर्लभ होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ही ध्यान देना होता है कि किस तरीके से हम इन रिसोर्सेज का उपयोग कर, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इनका लाभ ले सकें और कम से कम रिसोर्सेज में हमारा जो बेनिफिट है वो बढ़ सके। तो यहाँ पर जो ऑपरेशनल डिपार्टमेंट होता है वो इन सारी चीज़ों को देखता है और इसमें ये निश्चित करता है कि जो भी हमारे संसाधन है उनका आवंटन अलग अलग क्षेत्र में इस तरीके से हो सके कि जो हमारे संसाधन है वो भी कम वहाँ पर यूज हो और हमारा जो लाभ है या फिर जो उद्देश्य है वो आसानी से हमें प्राप्त हो सके। इसके बाद होता है योजना जो है वो अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने में काफ़ी सहायक होती है। मीन्स प्लानिंग जो है वो इकोनॉमी को इंश्योर करने में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। अब इसमें देखिए क्या होता है कि जब भी हम किसी संगठन के लिए योजना बनाते हैं तो इसमें जरूरी ध्यान ये देखना होता है कि वहाँ पर जो भी पुरुष काम कर रहे हैं उसमें जिस तरीके से धन लग रहा है, जो मशीनरी की वहाँ पर यूज़ हो रही हैं, जिस तरीके से अलग अलग मेथड का हम वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं या फिर जिन मटेरियल का हम वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उनका अपव्यय जो है ज़्यादा ना हो सके। क्योंकि जब हम चाहे वो हमारी एक तरीके से कहा जाए कि जो भी अलग अलग रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं उनको अगर अपव्यय रोक लेते हैं तो हमारी जो निश्चित उद्देश्य हैं उनको हम आसानी से वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण इसका योगदान है वो है विकल्प को सक्षम बनाने का। मीन्स भविष्य में स्थिति से अवगत होने की कोशिश करने से नियोजन प्रक्रिया को एक उस स्थिति में पसंद करने में सक्षम बनाती है। मतलब कि जो हमारा फ्यूचर में जो भी हमारे आने वाले एक्सपेंसेस हैं या किस तरीके से हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग वहाँ पर हो रही है उसको निश्चित बनाने के लिए यहाँ पर जो योजना है वो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसके अलावा योजना बनाने से जो प्रतिस्पर्धा मतलब कि जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। अब आप देखेंगे कि अलग अलग जो व्यवसाय हैं आज मार्केट में आपको देखने को मिल जाएंगे और उसमें कंपटीशन भी आपको काफ़ी अधिक देखने को मिल जाता है। तो यदि आप अपने संगठन के अंतर्गत एक योजना के अंतर्गत काम करते हैं तो वहाँ पर आप आसानी से मार्केट रिसर्च कर सकते हैं और इसके अलावा जो भी उस समय समस्याएं पैदा हो रही हैं उनका भी समाधान जो है वो आसानी से आप वहाँ पर कर सकते हैं। और इसके लिए आपको एक प्लानिंग करने की काफ़ी महत्वपूर्ण ज़रूरत होती है और प्लानिंग के माध्यम से ही आप जो है अपने जो आपका व्यवसाय है या फिर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एनवायरनमेंट आप अच्छा बना सकते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है उसमें हम बात करेंगे योजनाओं की सीमाओं के बारे में, यानी कि प्लान जो लिमिटेशंस होते हैं प्लान के उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए नियोजन की जो सबसे बड़ी सीमा वो ये है कि नियोजन जो है वो एक महंगी और समय लेने वाली प्रक्रिया है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब एक संगठन के अंतर्गत आप एक योजना बनाते हैं तो उस योजना के निर्माण में भी आपको काफ़ी खर्चा करना पड़ता है और इसके अलावा इस योजना को पूरी तरीके से बनाने उसको इम्प्लीमेंट करने में भी जो है काफ़ी समय वहाँ पर लगता है। तो नियोजन जो है वो एक महंगी और समय लेने वाली प्रक्रिया होती है। इसके अलावा उसमें धन, अब चूंकि उद्देश्य तो यही होता है कि जब हम संगठन में योजना का निर्माण कर रहे हैं तो वो किस तरीके से हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करे और इसके अलावा धन, समय और जो जोखिम है उसको भी कम करे। इसी उद्देश्य से हम एक योजना का निर्माण अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत करते हैं। तो ये जो है एक सीमा जो है यहाँ पर नियोजन की होती है। इसके अलावा नियोजन जो है वो प्रबंधक की पहल पर अंकुश लगाती है। नियोजन प्रबंधक को सबसे तर्कसंगत और जोखिम मुक्त अवसरों का उपयोग करने के लिए प्रतिबंधित करता है, राइट। क्योंकि अगर आपने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत एक प्रॉपर योजना या फिर प्रॉपर प्लानिंग का यूज़ किया हुआ है तो प्रबंधक वहाँ पर अपने किसी तरीके से गलत डिसीजन जो है वो नहीं ले पाते हैं। उनको जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो वहाँ पर एक तर्कसंगत और ऐसे वहाँ पर डिसीजन लेने होते हैं जो रिस्क फ्री होते हैं और रिस्क फ्री अपॉर्चुनिटी वहाँ पर पैदा हो सके। ओके,
उसकी भी जो योजना है वहाँ पर एक पहल करते हुए वहाँ पर सहायता जो है प्रबंधक को प्रोवाइड करता है। केवल जो योजनाएं होती हैं उसमें अनिश्चितता का एक तत्व शामिल होता है, क्योंकि देखिए हम अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट के आधार पर वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ अलग अलग प्लान या जो प्लानिंग है वो करते हैं। अब वहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो भी योजना हमने बनाई है उसके माध्यम से हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। लेकिन कई बार ये हो सकता है कि जो योजनाएं आपने वहाँ पर बनाई हैं वो आपको भविष्य में उस तरीके से रिजल्ट ना दे सकें जिस तरीके से आपने सोचा है। इसीलिए कहा जाता है कि योजनाएं जो हैं वो एक अनिश्चितता के साथ चलती हैं। कई बार वो जो योजनाएं बनाई गई हैं, जो प्लानिंग बनाई गई है वो एग्जीक्यूट हो जाती है और कई बार जो है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है। इसके अलावा जो नियोजन होता है वो सुरक्षा की झूठी भावना भी प्रदान वहाँ पर करता है, क्योंकि देखिए कई बार ये होता है कि जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक प्लानिंग कर लेते हैं या फिर एक योजना बना लेते हैं तो हम कई बार श्योर हो जाते हैं कि इससे जो है हमें आगामी समय में काफ़ी सारे परिणाम या फिर काफ़ी लाभ होने वाला है। लेकिन कई बार इसके उल्टा भी हो सकता है और वही जो है यहाँ पर काफ़ी परेशानी का जो सबब है वो संगठन के लिए बन सकता है। तो आई होप दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हमने योजनाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा की है, जिसमें हमने योजनाओं के महत्व को देखा, योजनाओं के क्या क्या चरण होते हैं, मीन्स जब आप एक संगठन में योजना का निर्माण करते हैं तो किस किस स्टेप से होकर उसको आगे बढ़ना होता है, उसकी भी चर्चा हमने यहाँ पर की। इसके अलावा ये योजनाएं हैं उनकी सीमाएं या फिर बाउंड्रीज क्या क्या हो सकती हैं उनकी भी हमने चर्चा की है। और इसके अलावा जब योजना का हम निर्माण कर लेते हैं और एक संगठन में उसको अप्लाई कर देते हैं तो किस तरीके से वो हमें रिजल्ट प्रोवाइड करती है, मतलब कि किस तरीके से वो हमें लाभ प्रदान कर सकती है, उसका भी हमने डिस्कशन यहाँ पर किया हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो सेकंड चैप्टर था नियोजन या फिर योजना का वो यहाँ पर समाप्त होता है और अगली जो क्लास रहेगी उसमें हम सामान्य प्रबंधन के अंतर्गत जो हमारा अगला टॉपिक है उसको यहाँ पर कवर करेंगे। जाने से पहले आपके सामने ये हमारी एक वेबसाइट की लिंक यहाँ पर दी हुई है sellintheacademy.learnist.net। आप यहाँ पर जाकर हमारी जो टेस्ट सीरीज यहाँ पर डाली जा रही है सामान्य प्रबंधन को लेके और इसके अलावा भी अलग अलग विषयों को लेकर तो आप ये ज्वाइन कर लीजिए। काफ़ी मामूली से खर्च पर आप इजीली इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी जो प्रिपरेशन है उसको भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम चैनल भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको भी बिना समय गवाए ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम रेगुलरली टेस्ट सीरीज डालते हैं। अलग अलग नोट्स की जो PDF है वो भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देते हैं। इसके साथ साथ वीडियो और ऑनलाइन क्लासेस की जो सहायता है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। और इसके अलावा यदि आप MPPSC या फिर UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम मेंस आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज का जो वैल्यूएशन है, मतलब उत्तर लेखन का जो अभ्यास है वो भी यहाँ पर कराते हैं सकती हैं। तो आई होप दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।